हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ गैस लॉ के बारे में डिस्कशन करना था, ऐसा कहा था। एंड एक लॉ के बारे में आप लोगों ने पढ़ के रखा है, दैट इज़ बॉयल्स लॉ। उससे रिलेटेड आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करके देखे हैं कि किस टाइप से न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। गैस लॉज में हम आज पढ़ेंगे सेकेंड लॉ के बारे में, जिसका नाम होता है चार्ल्स लॉ। इसका नाम है चार्ल्स लॉ। अगर हम लोग चार्ल्स लॉ को देखें तो हम लोग इसे एक और हेडिंग दे सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशनशिप। आप लोगों ने जब बॉयल्स लॉ पढ़ा तो वहाँ पर प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप था। नाउ चार्ल्स लॉ का कहना क्या होता है, तो चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट पहले समझते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन mass of a gas increases or decreases by 1 upon 273.15 of its volume at 0 degree Celsius for every degree rise or fall of temperature at constant pressure। एट कांस्टेंट प्रेशर। देखिए यहाँ पर प्रेशर क्या रखना है, हमें कांस्टेंट रखना है। मतलब ये कह सकते हैं कि एट कांस्टेंट प्रेशर, ये जो लॉ है ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर से। प्रेशर कांस्टेंट रखना है, तो एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1 अपॉन 273.15 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो भी उसका वॉल्यूम है, अगर आप लोग ऐसे केस में टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम कितने से बढ़ेगा, तो 1 अपॉन 273.15 से बढ़ेगा। टेम्परेचर कम करते हो तो वॉल्यूम कितने से घटेगा, 1 अपॉन 273.15 से घटेगा। ये इस लॉ का स्टेटमेंट है। नाउ अगर हम लोग इसका मैथमेटिकल इक्वेशन देते हैं तो मैथमेटिकल इक्वेशन होता है Vt इज इक्वल टू V0 प्लस T अपॉन 273.15 इंटू V0। ये मैथमेटिकल इक्वेशन होता है जिसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। ठीक है। नाउ यहाँ पर Vt का मतलब क्या होता है, तो Vt का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T एंड V0 का मतलब होता है वॉल्यूम ऑफ गैस एट टेम्परेचर T0, जिसे ऐसे रिप्रेजेंट भी हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कंडीशन है, हम लोगों ने इस लॉ का कहना क्या कहा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम है जो भी होगा, अगर वहाँ से आप लोग प्रेशर कांस्टेंट रखते हो एंड टेम्परेचर बढ़ाते हो तो गैस का वॉल्यूम इतने से बढ़ेगा। एंड अगर टेम्परेचर घटाते हो तो गैस का वॉल्यूम उसी अमाउंट से क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। नाउ क्या हम लोग इस इक्वेशन को रीअरेंज कर सकते हैं? इस इक्वेशन को अगर आप लोगों ने रीअरेंज किया, रीअरेंजिंग इक्वेशन 1, तो व्हाट विल यू गेट, यू विल गेट Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस T अपॉन 273.15 और Vt is equal to V0 into 273.15 plus T divided by 273.15। Suppose this is equation number 2। मतलब ये इक्वेशन आप लोगों के सामने अब किस रूप में आ गया, तो Vt इज इक्वल टू V0 इंटू 273
273.15 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273.15। नाउ एट दिस टेम्परेचर एक नया टेम्परेचर का स्केल हम लोग ऐड करते हैं, दैट इज टेम्परेचर इन द केल्विन स्केल। एंड टेम्परेचर इन केल्विन स्केल का मतलब क्या होता है, तो T डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। 273.15 ये एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर होता है। कैलकुलेशंस करते समय मैक्सिमम केसेस में हम लोग 273.15 की जगह पर यूज़ करते हैं 273। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ज़्यादा कुछ वेरिएशंस नहीं आएगा आंसर में। 273.15 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, दैट इज 273 केल्विन रख सकते हैं। सो देयरफॉर इस इक्वेशन को हम लोग अब मॉडिफाई कर सकते हैं। Vt इज इक्वल टू, अगर हम लोग Vt इज इक्वल टू की बात करते हैं तो V0 इंटू टी एट टेम्परेचर T एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, T0 हो जाएगा। यहाँ से अगर हम लोग रीअरेंजमेंट को देखें तो अब रीअरेंजमेंट क्या हो सकती है, दैट इज Vt अपॉन टी, T इज इक्वल टू V0 अपॉन T0। हो सकता है कि नहीं हो सकता, मीन्स इन जनरल वी कैन से दैट कि V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन क्या हो जाएगा, T2 हो जाएगा। दैट इज V1 अपॉन V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन क्या बन जाएगा, T2 बन जाएगा। मीन्स वी कैन से दैट कि V अपॉन T इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, कांस्टेंट बन जाएगा। सपोज हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते बाय K2, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 इंटू T, मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, लेकिन कब, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। बराबर है। देखिए अब आप लोगों को समझ में आएगा कि इस लॉ का दूसरा स्टेटमेंट क्या होता है, एट अ कांस्टेंट प्रेशर। बराबर है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, घटता हुआ चला जाएगा। ये है चार्ल्स लॉ का कहना। अब इस नोट को समझो। सपोज करिए कि आपके पास टेम्परेचर है इतना, एट 273.15 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाएगा, है कुछ ऐसा पड़ा। नाउ एट 273 दैट इज V मतलब वॉल्यूम एट 273.15 केल्विन, ये क्या हो जाएगा, V0 इंटू 1 प्लस 273.15 डिवाइडेड बाय 273.15, ये तो हो गया 1 प्लस 1 2। सो वॉल्यूम एट 273.15 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू डबल एज कंपेयर टू द वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस। बराबर है, ये याद रखना है, एंट्रेंस के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। कभी ऐसे क्वेश्चन अगर पूछ लिया डायरेक्ट थ्योरेटिकल कि बताइए कि इतने डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम कितना होगा, अगर उसका इनिशियल वॉल्यूम जो भी दिया हुआ है, तो इनिशियल वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम यहाँ पर दिया है कि वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो यू विल ऑब्जर्व दैट कि जब टेम्परेचर इतना हो जाएगा तो वॉल्यूम, गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इनिशियल वॉल्यूम के डबल हो जाता है। देन चार्ल्स लॉ का हम लोग पढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, तो वॉल्यूम एंड टेम्परेचर एट अ कांस्टेंट प्रेशर, इट इज ऑब्जर्व दैट, सपोज दिस इज वॉल्यूम एंड दिस इज टेम्परेचर, तो इट इज ऑब्जर्व दैट एट अ कांस्टेंट प्रेशर वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन। क्या मिलता है, स्ट्रेट लाइन, ये मिलता है एट कांस्टेंट प्रेशर। एंड इट इज ऑब्जर्व दैट कि जब हम लोग इन ग्राफ्स को एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, इसे हम लोग क्या करते हैं, एक्स्ट्रापोलेट करते हैं, तो इट इज ऑब्जर्व कि धीरे 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 ये क्या करता है, जीरो वॉल्यूम को टच करेगा। देखिए जीरो वॉल्यूम को टच किया, जीरो वॉल्यूम को टच करता है, एंड सेकेंड प्रेशर पे भी ये ऐसा ही होता है।
यहाँ पर जो आप लोगों को टेम्परेचर मिलता है इसे हम लोग कहते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस। क्या कहते हैं? -273.15 डिग्री सेल्सियस। नाउ अब आप लोग जरा सोचिए, जब आप लोगों ने वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट एनी कांस्टेंट प्रेशर आइदर P1 और P2, तो आप लोगों को एक स्ट्रेट लाइन मिला जिसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। इवन यू विल ऑब्जर्व कि दोनों के दोनों जो ग्राफ्स है ये दोनों के दोनों ग्राफ, इन दोनों का स्लोप अलग अलग है। देखिए इसका स्लोप कुछ अलग आएगा, इसका स्लोप भी कुछ अलग आएगा, बट ये दोनों एक दूसरे को मिलते हैं एट दिस टेम्परेचर दैट इज -273.15 डिग्री सेल्सियस मिलते हैं। नाउ यहाँ पर अगर हम लोग वॉल्यूम को चेक करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बट इट विल बी ऑब्जर्व दैट कि गैस का वॉल्यूम 0 कैसे होगा? ये टेम्परेचर आने से पहले ही गैस क्या हो जाएंगे? लिक्विफाई हो जाएंगे, बराबर ना? ये टेम्परेचर आने से पहले ही गैस क्या हो जाएंगे? लिक्विफाई हो जाएंगे। नाउ ये जो ग्राफ्स है दैट इज ग्राफ ऑफ द वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। ग्राफ ऑफ वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इन्हें हम लोग कहते हैं आइसोबार्स। क्या कहते हैं हम लोग? इन्हें आइसोबार्स कहते हैं। तो ये है चार्ल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड टेम्परेचर। नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ से हमें क्या मिला? तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ इट इज ऑब्जर्व दैट के वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। बराबर है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये होता है 1/d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। सर ऐसे क्यों आया? सोचिए, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब हम लोग इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो यू विल ऑब्जर्व कि डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बराबर है। सो देयरफॉर V इज इक्वल टू 1 क्या हो गया? D हो गया। नाउ इसे अगर आप लोग इस साइड में भेजते हैं तो ये क्या हो जाएगा? dt इज इक्वल टू क्या? कांस्टेंट बन जाएगा, बनेगा। dt इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? कांस्टेंट बन जाएगा। सो देयरफॉर इन जनरल आप लोग ये कह सकते हैं कि d1 t1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d2 t2 का रिलेशनशिप मिल जाएगा। मीन्स यहाँ से तो एक चीज़ और साबित होती है कि टेम्परेचर एंड डेंसिटी के बीच में रिलेशन कैसा आ गया? इनवर्स आ गया, बराबर है। हाँ, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर एंड वॉल्यूम के बीच का रिलेशन कैसा था? डायरेक्ट था। तो ये चार्ल्स लॉ के लिए हेल्प करता है। इसके ऊपर भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है, इससे आप लोग बना सकते हैं। देखिए इस टर्म को यहाँ पर ला सकते हैं, ये टर्म यहाँ पर चली जाएगी। तो d1/d2 इज इक्वल टू t2 क्या बन जाएगा? t1 बन जाएगा। तो डेंसिटी से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आता है एंड टेम्परेचर उसके अंदर मेंशन है तो न्यूमेरिकल को समझ लेना कि ये चार्ल्स लॉ के ऊपर का ही न्यूमेरिकल होगा। अब चार्ल्स लॉ के ऊपर किस टाइप से न्यूमेरिकल बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए चार्ल्स लॉ का जो रिलेशनशिप है ये आप लोगों ने क्या पढ़ के रखा है? दैट इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। ये रिलेशनशिप हम लोगों ने पढ़ के रखी है एंड अब हमें इसी का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके देना है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? पहला क्वेश्चन हमें कहता है कि एट 300 केल्विन अ सर्टन मास ऑफ ए गैस ऑक्युपाइज 1 × 10⁻⁻4 dm के वॉल्यूम। कैलकुलेट इट्स वॉल्यूम एट 450 केल्विन एट द सेम प्रेशर। मीन्स आपके पास दो टेम्परेचर है, एक होगा T1 एक हो गया T2। T1 कितना है? तो 300 केल्विन दिखा रहा है एंड T2 कितना है? तो 450 केल्विन। आपके पास इनिशियल वॉल्यूम भी तो है दैट इज 10⁻⁻4 dm3। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है? V2। नाउ अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ दैट इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। सो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू, ये टर्म यहाँ पर चली गई, V1 × T2 डिवाइडेड बाय क्या हो गया? T1 हो गया। नाउ V1 आपके पास है 10⁻⁻4, देन T2 450
50 केल्विन डिवाइडेड बाय 300 केल्विन, तो केल्विन बाय केल्विन कैंसिल होगा और यहाँ पर क्या रहेगा dm क्यूब, क्योंकि हाँ वॉल्यूम ही कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसे अगर हम लोग देखें तो ये 1.5 हो गया, दैट इज 1.5 इंटू 10 टू द पावर -4 dm क्यूब, इतना वॉल्यूम आएगा, बराबर है। तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम क्या हो गया, एक्सपांड हो गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 का कहना क्या है, देखिए द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 dm क्यूब, कैलकुलेट द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन, दो कंडीशन है मतलब दो न्यूमेरिकल सॉल्व करने, व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस एंड द टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। तो पहली कंडीशन में देखिए, पहले केस में क्या दिया हुआ है, तो आप लोगों के पास V1 दिया है दैट इज 2 dm क्यूब एंड T1 कितना है, तो ये दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब क्या 273.15 केल्विन। देन आपके पास T2 क्या कहता है, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं, तो बढ़ाते हैं मतलब क्या हो जाएगा 273.15 प्लस 10 हो जाएगा, दैट इज 283.15 केल्विन होगा। यहाँ पर आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा है, वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए कहा है। तो जरा सोचिए आपके पास रिलेशनशिप क्या है, V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, सो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू क्या होता है V1 अपॉन T1 इंटू क्या हो जाएगा T2 हो जाएगा। तो वैल्यूज को पुट करिए, तो V1 आपके पास है 2 इंटू T2 कितना है 283.15 डिवाइडेड बाय 273.15 केल्विन। तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखें इसका आंसर आप लोगों को क्या मिलता है, ये आता है 2.073 dm क्यूब, ये क्या हो गया V2, ठीक है। ये चेक करेंगे, मैं तो देख देख के बता रहा हूँ आप लोगों को, लेकिन ये सही है या गलत आपको चेक करना है। मैं सिर्फ फॉर्मूला दूंगा, फॉर्मूले में क्या फाइंड आउट करना है ये बताऊंगा, कैसे करना है ये बताऊंगा, कैलकुलेशन आपको करके चेक करना है। सेकेंड वाली केस को देखिए, क्या कहता है, टेम्परेचर इज डिक्रीज बाय 10 डिग्री सेल्सियस। अब 10 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर कम करते हैं, लेकिन V1 चेंज हुआ क्या, नहीं, 2 dm क्यूब है। T1 कितना है, तो ऑब्वियसली 273.15 केल्विन है। T2 कितना है, 10 से कम हुआ, मतलब 273.15 माइनस क्या 10, दैट इज 263.15 केल्विन। इस पे आपको क्या ढूंढ के देना है, V2। नाउ वी हैव रिलेशनशिप V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, सो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1। पुट द वैल्यू, you will get 2 into 263.15 divided by 273.15। ऑब्वियसली ये लेस देन 2 आ रहा है, क्यों, देखिए ये 1 पॉइंट समथिंग आंसर आता है, लेकिन ये 1 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप लोगों को आंसर मिलता है 1.927 dm क्यूब। नहीं, बहुत ही छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस नहीं है। देन थर्ड वाला पढ़िए तो जरा, क्या है, अ हॉट एयर बलून हैज अ वॉल्यूम ऑफ 2800 मीटर क्यूब एट दिस टेम्परेचर, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर, व्हाट इज द वॉल्यूम इफ द एयर कूल्स टू 80 डिग्री सेल्सियस। तो मैं आपको सिर्फ गिवन फाइंड आउट करके देता हूँ, आपके लिए होमवर्क है। देखिए ये है T1, ये दूसरा टेम्परेचर है T2 और ये क्या है V1, क्या फाइंड आउट करना है V2, कर सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल है थर्ड वाला, ये आपके लिए बनेगा होमवर्क, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 का कहना क्या है, देखिए तो जरा, एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब पहला टेम्परेचर तो आपके पास आ गया, एट 0 डिग्री सेल्सियस अ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। हाँ ये आपको पता है, STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पे गैस का वॉल्यूम कितना होता है, मोलर वॉल्यूम 22.4 लीटर। हाउ मच हॉट मस्ट बी द गैस, हाउ मच हॉट मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए कहा है, हाउ मच हॉट मस्ट बी द गैस इन सेल्सियस एंड केल्विन टू रीच द वॉल्यूम ऑफ 25 लीटर। मतलब देखिए V1 कहता है कि 22.4 लीटर है
V2 कितना होने वाला है, 25 लीटर होने वाला है। T1 कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273.15 केल्विन। T2 फाइंड आउट करके देना है दोनों यूनिट में, डिग्री सेल्सियस में भी और केल्विन में भी फाइंड आउट करके देना है। तो केल्विन में फाइंड आउट करते हैं, फिर डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर लेंगे। हम लोग रिलेशनशिप कौन सा यूज करेंगे, तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। नाउ T2 को फाइंड आउट करना है तो इसे यहाँ पर भेज दीजिए, तो T2, तो ये टर्म यहाँ पर आ गई, तो V2 इंटू T1 और ये यहाँ पर आ गया, क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ना V2 कितना है 25, T1 कितना है 273.15 एंड V1 कितना है 22.4 है। करिए कैलकुलेट, कितना आंसर आप लोगों को मिलेगा। इसका वॉल्यूम अगर हम लोग देखते हैं, इसका टेम्परेचर अगर देखते हैं, वॉल्यूम नहीं टेम्परेचर कैलकुलेट करने के लिए कहा है T2, तो इसका टेम्परेचर आता है 304.85, राउंड अप करके आपके बुक में आंसर दिया होगा 304.9। ये क्या हुआ, केल्विन। आपको डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट करना है ना, T2 इन डिग्री सेल्सियस। कैसे, तो 0 डिग्री सेल्सियस अगर आपको टेम्परेचर इन केल्विन चाहिए तो टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस क्या करते हैं 273.15। अगर आप लोगों को टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में चाहिए तो जो भी केल्विन है उसमें से 273 को माइनस कर दीजिए, तो 304.9 माइनस 273.15 आप लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे, आपको मिलेगा इतना। चेक करेंगे आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का कहना क्या है, देखिए तो जरा। ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन, मतलब कहाँ पे ट्रेवल कर रहा है, पैसिफिक समुंदर के अंदर, ठीक है। ऑन अ शिप सेलिंग इन पैसिफिक ओशियन where temperature is 23.4 degree Celsius, a balloon is filled with 2 liter। इतने टेम्परेचर पे कितना वॉल्यूम भर के रखा है, 2 लीटर। What will be the volume of the balloon when the ship reaches Indian Ocean where temperature is 26.1 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्लियर कि यहाँ पर V2 फाइंड आउट करके देना है। हाँ देखिए आपके पास T1 कितना है 23.4 डिग्री सेल्सियस, मतलब 23.4 प्लस 273 ले रहा हो, ठीक है। मैक्सिमम केस में यही लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये आपको कितना मिलेगा 296.4 केल्विन। देन T2 कितना है 26.1 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 26.1 प्लस 273, ये हो जाएगा 299.1 केल्विन। V1 कितना है 2 लीटर, क्या कहना है कैलकुलेट, V2 फाइंड आउट करके देना है। तो रिलेशनशिप V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, सो देयरफॉर V2 इज इक्वल टू V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1। V1 कितना है 2 इंटू T2 कितना है 299.1 केल्विन एंड T1 कितना है 296.4 केल्विन। केल्विन बाय केल्विन कैंसल, यूनिट आएगा ओनली लीटर। कैलकुलेट करिए, ये कितना आ रहा है, ये आता है 2.018 लीटर, दैट इज V2। तो ये है चार्ल्स लॉ एंड उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। अब चलते हैं नेक्स्ट लॉ की तरफ, जिसका नाम है गे-लुसैक्स लॉ। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमांटन्स लॉ, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अमांटस लॉ। एंड यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। कौन सा रिलेशनशिप, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। ये अभी तक हम लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं इसमें एक चीज़ की तरफ ध्यान दो, अलग अलग रिलेशनशिप पढ़ा, प्रेशर वॉल्यूम पढ़ा जब टेम्परेचर कांस्टेंट था, बराबर है। देन इसके अलावा प्रेशर टेम्परेचर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। तो
यहाँ एक चीज़ की तरफ ध्यान दें, जो रिलेशनशिप है, मतलब ये जो तीन वेरिएबल्स होते हैं P, V एंड T, इन दोनों के केस में पढ़ोगे रिलेशनशिप तो ये कांस्टेंट रहेगा, इन दोनों के केस में रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो ये कांस्टेंट रहेगा, एंड प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो ये जो गेल-लुसैक्स लॉ है, इसका कहना क्या होता है ये हम लोग पहले लिख लेते हैं, दैट इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर P of a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature। देखिए क्या कहता है प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप, कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट वॉल्यूम। मीन्स अगर आप लोग मैथमेटिकली सोचे तो मैथमेटिकली यू कैन से दैट कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बराबर है, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम, दैट इज P इज इक्वल टू K इंटू T और P अपॉन T इज इक्वल टू K, दैट इज व्हाट, कांस्टेंट कह सकते हैं, K1, K2, K3, K4 कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ से एक रिलेशनशिप जनरेट कर सकते हैं क्या, कि P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 जनरेट हो सकती है। इसका इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल बनाए जा सकते हैं अगर गेल-लुसैक्स लॉ के ऊपर कोई न्यूमेरिकल आता है तो। नाउ जब आप लोग प्रेशर एंड टेम्परेचर इनके बीच में ऐसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे हम लोग किसका, तो गेल-लुसैक्स लॉ का। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करके देना है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर। तो आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट अगर रखते हैं, सपोज हम लोग वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं, यहाँ पर आप लोगों को अलग अलग ग्राफ्स मिलते हैं। सपोज दिस इज एट V1, V2 एंड दिस इज V3। तो यू विल ऑब्जर्व कि V1 विल बी लेस देन V2 विल बी लेस देन V3, राइट। ये कांस्टेंट वॉल्यूम है। तो एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर का प्लॉट हम लोगों ने किया, प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर क्या मिला आपको, मिला स्ट्रेट लाइन। एंड इन तीनों को जब आप लोग एक्स्ट्रापोलेट करते हो, इसे हम लोग नाम दे सकते हैं एक्स्ट्रापोलेशन, मतलब बढ़ाना। तो जब इसे एक्स्ट्रापोलेट करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व कि ये जीरो पे आ जाता है। कहाँ पर आ जाता है, ये जीरो पर आ जाता है। तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ गेल-लुसैक्स लॉ। बहुत ही सिंपल है कि प्रेशर एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो। अब गेल-लुसैक्स लॉ के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल हो सकते हैं, देखिए बहुत सिंपल रिलेशनशिप होता है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 2.5 लीटर ऑफ ए गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस, 2.5 लीटर एंड 20 डिग्री सेल्सियस, 2.5 liter of a gas at 20 degrees Celsius has a pressure of 1.8 atm. By increasing the temperature at the constant volume, the pressure is increased by 80%. 80% बढ़ेगा 1.8 से। Find the final temperature, मतलब टेम्परेचर फाइंड आउट करके देना है, वो भी T2 हो गया, और किस में कैलकुलेट करके देना है, डिग्री सेल्सियस। मतलब ये कि बाकी की टर्म्स गिवन होनी चाहिए। हाँ, P1 कितना है 1.8 एंड P2 की अगर आप बात करते हैं तो P2 कितना बढ़ गया, दैट इज 1.8 से लेके 80% तक, मतलब ये कितना हो गया 1.8 इंटू 180/100, 100 से यहाँ तक बढ़ गया, ये आता है 3.24 atm। ठीक है। नाउ T1 आपके पास कितना है 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब कितना, तो 20 + 2 73 केल्विन।
ठीक है, 273 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 293 केल्विन हो गया। एंड T2 फाइंड आउट करके देना है। आपके पास रिलेशनशिप क्या है, तो P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2 है ना, बराबर है। नाउ T2 अगर कैलकुलेट करना है तो ये टर्म यहाँ पर आ जाएगी, दैट इज P2 इंटू T1 डिवाइडेड बाय क्या बन जाएगा, P1। करिए, अगर हम लोग P2 की बात करते हैं तो 3.24 इंटू 293 केल्विन डिवाइडेड बाय 1.8। इसका आंसर अगर आप लोग चेक करते हैं तो इट इज ऑब्जर्व दैट कि ये आता है 527.4 केल्विन। लेकिन आपको T2 किस में चाहिए, इन डिग्री सेल्सियस। सो देयरफॉर ये क्या बन जाएगा, तो 527.4 माइनस 273 करिए जरा, कैलकुलेट करिए तो कितना बन रहा है ये बनेगा इतना, डिग्री सेल्सियस में बन जाएगा 354.4 डिग्री सेल्सियस है ये, सॉरी 3 नहीं, ये 254 हो जाएगा, नॉट। नाउ सेकेंड वाले क्वेश्चन का कहना क्या है, देखिए, अ ग्लास कंटेनर इज सील्ड, एक ग्लास कंटेनर है, इज सील्ड विथ अ गैस एट अ 0.8 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। The glass container can sustain a pressure of 2 atm. Calculate the temperature to which gas can be heated before bursting the container. देखिए, ग्लास का जो कंटेनर है उसमें कितना मैक्सिमम प्रेशर होल्ड हो सकता है, 2 atm का। तो 2 atm का प्रेशर आने के लिए आप उसे कहाँ तक हीट कर सकते हैं ताकि कंटेनर बर्स्ट हो जाए, ये पूछा है। देखिए, आपके पास गिवन में क्या है, ऑब्वियसली P1 दिख रहा है 0.8 atm का, P2 कितना करना है, 2 atm का करना है, ठीक है। T1 कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 25 प्लस 273, ये हो जाएगा 298 केल्विन का। एंड T2 आपको फाइंड आउट करके देना है, बराबर है, टेम्परेचर फाइंड आउट करके देना है कि कितना होना चाहिए। तो आपके पास रिलेशनशिप है P1 अपॉन T1 is equal to P2 upon T2. So therefore T2 is equal to P2 into T1 divided by P1. पुट करिए वैल्यूज, P1 कितना है 0.8, T1 कितना है 298 केल्विन, सॉरी P2 चाहिए यहाँ पर, तो P2 है 2 atm का डिवाइडेड बाय 0.8। अगर आप लोग इसका आंसर कैलकुलेट करें तो देखिए कितना आता है, ये आता है 745 केल्विन, ठीक है। नाउ अगर हम लोग इसे डिग्री सेल्सियस में निकालना चाहते हैं, दैट इज T2 इन डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 745 माइनस 273, बराबर है। तो ये डिग्री सेल्सियस में कितना रहेगा, 472 रहेगा। मतलब कहाँ तक हीट कर सकते हैं आप लोग गैस को, यहाँ तक। इससे जैसे ये टेम्परेचर रीच कर जाएगा, कंटेनर क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लॉ, दैट इज एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ की अगर बात करें तो इसे हम लोग कह सकते हैं वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप। बहुत ही सिंपल कहना होता है। देखिए इसका कहना क्या होता है ये समझते हैं। इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ a gas at same temperature and pressure contains equal number of molecules। देखिए क्या कहता है ये लॉ, इस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है, इट स्टेट्स दैट इक्वल वॉल्यूम ऑफ ए गैस, इतना ही नहीं तो इक्वल वॉल्यूम ऑफ
ऑल द गैसेस, ठीक है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मतलब ये कि अगर आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट करा दिया, टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट करा दिया, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, N, वेयर N का मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है। ये कब लागू होगा, तो एट कांस्टेंट T एंड P, टेम्परेचर एंड प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो ऐसे केस में इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ ऑल द गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मीन्स वी कैन से दैट कि V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Kn, और V अपॉन N इज इक्वल टू K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। मीन्स इन जनरल हम लोग रिलेशनशिप बना सकते हैं कि V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V2 अपॉन N2। ये सिंपल कहना होता है एवोगैड्रोस लॉ का, बहुत ही सिंपल है। अब समझते हैं मोलर वॉल्यूम क्या होता है। तो ये आप लोगों को बहुत पहले भी पता है। मोलर वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस। तो एट STP, है ना, एट STP वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये कितना हम लोग पढ़ते हैं, 22.4 लीटर पढ़ते हैं। अब यहाँ सवाल आता है कि STP क्या है। तो STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर हम लोग स्टैंडर्ड टेम्परेचर की बात करते हैं तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 273.15 केल्विन। इट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू, हम लोग कई बार लेते हैं 273 केल्विन, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर की अगर आप बात करते हैं, स्टैंडर्ड प्रेशर, तो ये हम लोग लेते हैं 1 बार, मतलब 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये आजकल हम लोग इतना लेते हैं 1 ATM के आसपास, हालांकि ये एग्जैक्ट होता नहीं, लेकिन फिर भी कैलकुलेशंस करते समय हम लोग लेते हैं। एंड स्टैंडर्ड वॉल्यूम की अगर बात करें तो स्टैंडर्ड वॉल्यूम हम लोग लेते हैं 22.71। ये देखिए, ये लेते हैं, थोड़ी सी वैल्यू अलग आ गई, हाँ, तो इनके कारण थोड़ा सा चेंज हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग यही मोलर वॉल्यूम काउंट करते हैं, दैट इज 22.4 लीटर। अब पढ़ते हैं रिलेशन बिटवीन डेंसिटी एंड मोलर मास, डेंसिटी एंड मोलर मास ऑफ अ गैस। ठीक है, डेंसिटी एंड मोलर मास के बीच में क्या रिलेशन आएगा ये पता करके दो, ऐसा कुछ डेरिवेशन आप लोगों के सामने रखा जा सकता है, डिराइव करके दो, ऐसा कुछ पूछा जा सकता है। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज गिवन एज, कैसे देते हैं क्या पता है आपको, तो N इज इक्वल टू M अपॉन M, वेयर N का मतलब तो नंबर ऑफ मोल्स होता ही है, ठीक है। M, स्मॉल m का मतलब होता है मास ऑफ गैस, एंड कैपिटल M का मतलब होता है मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है, मोलर मास ऑफ गैस होता है। ये हम लोगों को पता है, मोल कंसेप्ट में हम लोगों ने पढ़ा भी है। नाउ अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी अभी, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N होता है, बराबर ना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, N होता है, मतलब V इज इक्वल टू K इंटू N मिलता है। सो देयरफॉर N की वैल्यू पुट करिए तो V इज इक्वल टू K इंटू M अपॉन क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, बराबर है। सो देयरफॉर यहाँ से M देख लीजिए, M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा K इंटू M अपॉन V। नाउ M अपॉन V का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, एंड मास अपॉन वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, डेंसिटी होता है। सो देयरफॉर M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो K इंटू D हो गया, और M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D हो गया।
मीन्स डेंसिटी एंड मोलर मास के बीच में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्ट है। सो देयरफॉर हम लोग ये भी तो कह सकते हैं कि सर m अपॉन d इज इक्वल टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। तो इन जनरल आप लोग रिलेशनशिप क्या बना सकते हैं, तो m1 अपॉन d1 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, m2 अपॉन d2 बन सकता है। तो ऐसे रिलेशनशिप होता है बिटवीन मोलर मास एंड डेंसिटी ऑफ ए गैस के बीच में।